So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have started the problems from space equilibrium, जिसमें हमने parallel force systems के problem देखे. उसका होमवर्क भी मैंने दिया था, शायद आपने किया होगा. सही है. आज से हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट स्पेस फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे अप्लाई करना है वो हमें समझना है. जिसके लिए मैंने वेक्टर मैकेनिक्स पढ़ाया हुआ है. वेक्टर मैकेनिक्स का थ्योरी मैंने कवर किया था कि किसी भी वेक्टर को कैसे राइट करना है. अगर उसके दो पॉइंट्स मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, उनको यूज़ करके वेक्टर का एक वेक्टर कैसे बनाना है, उसका इक्वेशन कैसे लिखना है, ये मैंने समझाया है. वो लेक्चर अगर हमने समझा है तो भी ये समझेगा. सही है. तो अगर वो नहीं देखा है, डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है. वो लेक्चर पहले सुनिए फिर यहाँ पे आइए. सही है. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. इसमें क्या रहेगा, अभी हमेशा आपको जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3-4 केबल्स रहेंगी जो कि एक पॉइंट के ऊपर आएंगी, तो वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बना रही है. लेकिन वो केबल किसी एक प्लेन में नहीं रहेंगी, तो इसलिए स्पेस फोर्स सिस्टम हो जाता है. तो जैसे एग्जांपल दिया है, क्या आप यहाँ पे बहुत फेमस एग्जांपल है जिसमें एक बूम होता है या कोई पोल होता है, पोल या बूम बोलो उसको, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे दिखाया हुआ है. इसको यहाँ पे रखा है पॉइंट ओ के ऊपर, जमीन के ऊपर रखा है समझो, और इनको यहाँ से केबल बांध दिया है. देखो, ए सी इज द केबल, ए डी इज द केबल, ए बी इज अनदर केबल. इस तरह से 3 केबल्स को बांध के उसको वर्टिकली बैलेंस किया हुआ है. ऐसे सिचुएशंस में उन केबल्स में कितना टेंशन रहेगा ये जनरली पूछा जाता है. तो मोस्टली क्या होगा, इसमें 4 चीज़ें रहेंगी, 4 फोर्सेस रहेंगे. मोस्टली सारे प्रॉब्लम्स में 4 फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं जो आपके सिलेबस में है. उन 4 में से कोई भी एक फोर्स दिया रहेगा और बचे हुए 3 निकालने को बोला रहेंगे. क्या बोला मैंने, 4 में से कोई भी एक फोर्स देना ही चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है. 4 में से कोई भी एक फोर्स दिया रहेगा, बचे हुए 3 फोर्सेस आपको निकालने को बोला जाएगा. जैसे अगर इस प्रॉब्लम को हमारा ऑब्जर्व करते हैं और इसका एबीडी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा कभी भी क्या करना है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में पॉइंट का एबीडी ड्रॉ किया जाता है. सही है. किसी ऑब्जेक्ट का एबीडी ड्रॉ नहीं करना है. फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, एओ जो पोल है उसका अगर एबीडी ड्रॉ करता हूं मैं, जिसको हमें नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो अगर पोल एओ का एबीडी अगर ड्रॉ करना रहेगा तो कैसे आएगा. देखो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, जरूरी नहीं है. एओ के ऊपर क्या क्या आएगा, एओ का खुद का वेट आएगा अगर दिया है तो. किसी भी प्रॉब्लम में ये नहीं आने वाला है, इसलिए आपको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन नहीं लेना है. सिर्फ समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैं समझा रहा हूं. तो इसका वेट खुद का आएगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. पोल का वेट आएगा. पोल अगर ग्राउंड पे लोकेट कर रहा है तो ग्राउंड उसको रिएक्शन देगा, तो रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड आएगा. लेट से रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, लेट से ओ, यहाँ पे पॉइंट ओ है, तो ये अगर पॉइंट ओ है तो ग्राउंड से नीचे उसको रिएक्शन मिलेगा. पोल जितना उसको ग्राउंड को दबाएगा, ग्राउंड भी उसको नीचे से दबाएगा, ऊपर उठाएगा. और यहां पे पॉइंट ए के ऊपर एक रिएक्शन आएगा जो कि मतलब ये केबल्स उसको नीचे खींचेंगे ना. ऐसा उल्टा बोल रहा हूं मैं, क्या होगा देखो, प्रैक्टिकली सोचो. केबल्स इसको नीचे, केबल्स में अगर टेंशन है तो इस पॉइंट को नीचे खींचेंगी, तो उन सब का रिजल्टेंट मिलके एक डाउनवर्ड रिएक्शन आएगा, रिएक्शन एट पॉइंट ए. सारी केबल्स उस पोल को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो. सही है. तो पॉइंट ए के ऊपर से रिएक्शन आएगा, नीचे से ग्राउंड रिएक्शन देगा, और इसका पोल का खुद का वेट रहेगा. ये किसका एबीडी निकाला मैंने, पोल का एबीडी निकाला. तो इस पोल के एबीडी में मैं कहीं पे भी टेंशन इन दिस केबल एंड इन दिस केबल इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, उसमें आ ही नहीं रहा है वो. तो पोल का एबीडी ड्रॉ करके हमें जो निकालने को बोला है निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम पोल का एबीडी कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे. हम किसका एबीडी ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए का एबीडी ड्रॉ करेंगे. तो पॉइंट ए का जब एबीडी हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये सारे टेंशन आएंगे. देखो कैसे, पॉइंट ए का एबीडी ड्रॉ जब करना रहेगा तो क्या करना रहेगा बताओ मुझे. उस पॉइंट के रिलेटेड जो कुछ भी है, जैसे क्या क्या है, केबल्स है, तो ये केबल एसी को मैं कट करूंगा यहां से, और इसमें आउटवर्ड टेंशन बताऊंगा. तो एसी में जो टेंशन है वो आएगा, टेंशन इन द केबल एसी. एग्री. ये जो केबल है एडी, उसको कट करूंगा यहां से, तो उसमें आउटवर्ड टेंशन बताऊंगा. तो टेंशन इन द केबल एडी. सही है. और इसको कट करूंगा तो इसमें आएगा टेंशन इन द केबल एबी. तो ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट है. सही है. और ये तीनों मिला के इस पोल को जितना नीचे दबाएंगे उतना ये पोल भी उतनी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा. तो यहाँ पे आर आएगा अपवर्ड, दिस विल बी ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड, एंड दिस इज योर पॉइंट ए. तो पॉइंट ए के ऊपर कितने फोर्सेस आ रहे हैं, 4 फोर्सेस आ रहे हैं. जैसे मैंने बताया, हमेशा इस पॉइंट के ऊपर 4 फोर्सेस आएंगे अगर 3 केबल है तो.
4 केबल है तो 5 फोर्सेस बनेंगे, 4 टेंशन और 1 रिएक्शन, सही है। अगर 6 केबल इतना आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में मोस्टली यही सीन रहेगा जिसमें 3 केबल रहेंगी और 1 रिएक्शन रहेगा। तो टोटल कितने फोर्सेस हो गए? 4 फोर्सेस, 4 में से कोई भी एक दिया रहेगा, बचे हुए 3 निकालने को बोला रहेगा। क्लियर है सबको? तो इसका एफबीडी हमें यूज नहीं करना है, हमें एफबीडी कौन सा यूज करना है? ये वाला करना है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो एफबीडी ए पॉइंट का तो बन गया, समझ गए। अब मुझे इसका अगर मैं 3D में है, अभी ये कोई एक प्लेन में नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिंपल हमारा जो इक्वेशन होता है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एफ वाई इक्वल टू 0 यूज करके डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए हम वेक्टर मैकेनिक्स की मदद लेते हैं, उससे ये आसान हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाने के बाद यहां तक ही इसका काम है, बाद में हम वेक्टर मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं जिसमें हमें सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पहले ढूंढना है। पहले क्या ढूंढना है? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स पता है ना, एक्स वाई जेड। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। 4 पॉइंट्स है, तो चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ओरिजिन तो ओ यहाँ पे दिया हुआ है, सो ये ओ 0 पे है, वहां से इस साइड पे एक्स जा रहा है, इस साइड पे जेड जा रहा है और इस साइड पे वाई जा रहा है। इसको पहले ऑब्जर्व कर लेना है, वाई कहाँ पे है। अगर नहीं दिया है तो आपकी मर्जी से उसको अलोकेट कर दो, अगर दिया है तो ऑब्जर्व करो कि एक्स किधर है, वाई किधर है और जेड किधर है। कभी कभी जेड ऊपर होता है, तो वो टिक से ऑब्जर्व करके फिर सॉल्व करना शुरू करना है। तो अभी हमें क्या करना है, पॉइंट ए बी सी डी, अगर इन चारों के आपने कोऑर्डिनेट्स अगर सही ड्रॉ कर दिए, लिख दिए यहाँ पे, तो आपका 95% प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है, हर प्रॉब्लम का ये आगे वाला प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ वेरिएशन कहाँ पे होगा हर प्रॉब्लम में, ये 4 कोऑर्डिनेट्स की डायग्राम अलग अलग रहेगी। तो उसको ठीक से ऑब्जर्व करके आपको ये 4 कोऑर्डिनेट्स का डाटा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ पे, तो बाद में इस डायग्राम का भी काम खत्म, बाकी सब कुछ खत्म। बाकी आगे का प्रोसेस जो है ना, वो ड्रॉ करने के लिए, वो लिखने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं रहती है। क्लियर है सबको? तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पॉइंट ए कहाँ पे है? देखो पॉइंट ए यहाँ पे है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने के? हमेशा ओरिजिन से शुरू करने का। क्या करने का? क्या प्रोसेस बता रहा हूं मैं? ओरिजिन से शुरू करने का, और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी दिशा में मुझे जाना पड़ता है वो ऑब्जर्व करने का। ओरिजिन से मुझे ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में जाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। ओरिजिन से मुझे ए तक पहुंचने के लिए वाई डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत है क्या? है। ए ओ से मैं ऊपर जाऊंगा वर्टिकली, तो मैं ए तक पहुंच रहा हूं, तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा। कितना आएगा? कितना डिस्टेंस में वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करूंगा? यहां से ओरिजिन से मैं वर्टिकली, ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है भाई? ये यहां पे दिया हुआ है 10 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर। तो मैं ओ से ए तक डिस्टेंस 10 मीटर है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 10 मीटर है। फिर उसका हमें जेड कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो ओरिजिन से ए तक जाने के लिए जेड दिशा में मूव होने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर है ना, तो सिर्फ उसका वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा, जेड आएगा ही नहीं। तो जेड भी 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने ए के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। अब आगे बढ़ो बी के पास। बी देखो कहां पे? बी यहां पे। तो बी पॉइंट और ओ पॉइंट, इनके बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई करना है हमें। देखो ओ से मुझे बी तक पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। देखो आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो कौन से एक्सिस पे ऊपर है? जेड एक्सिस के ऊपर है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि उसका एक्स और वाई 0 रहेगा, क्योंकि वो जेड एक्सिस के ऊपर है। इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं करना है वैसे तो समझ लो, फिजिकली देख लो, एक्स डायरेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इधर जाना है, तो एक्स 0 हो गया, बी का भी एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। ओ से मुझे वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर उठने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा बी कहां पे है? इस लाइन पे ऊपर है, बी इस लाइन के ऊपर है, तो वाई डायरेक्शन में ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। तो बी भी, वाई भी क्या हो गया? उसका 0 हो गया। अब जेड को ऑब्जर्व करो। ओ से मुझे इधर जाना है, तो जेड की डायरेक्शन में तो जा रहा हूं, लेकिन जेड प्लस इधर है और जेड माइनस इधर है। तो मैं ओ से कौन सी दिशा में जा रहा हूं? माइनस की दिशा में जा रहा हूं या प्लस की दिशा में जा रहा हूं? बी के लिए, बी फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो बी के लिए मैं प्लस माइनस की दिशा में जा रहा हूं, तो माइनस जेड आएगा। और कितना डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है? यहां से यहां तक जाने के लिए 9 मीटर दिया है। देखो यहां से यहां तक 9 मीटर दिया है। ये डायग्राम्स ठीक से ऑब्जर्व करो। अभी क्या प्रॉब्लम है कि मैं जो कुछ पढ़ाता हूं, मैं जो डायग्राम निकालता हूं, ये मैं रिक्रिएट करता हूं, एचडी में क्लियरिटी इसको लाता हूं, तब आपको अच्छे से समझता है। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर्स में जो डायग्राम आती है वो एचडी नहीं रहेंगी ना, वो कलरफुल रहेंगी, वो बहुत ही भद्दी सी डायग्राम होती है। आप देख लो कोई भी क्वेश्चन पेपर, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। एक बार यहाँ से पूरा प्रैक्टिस होने के बाद 2-3 क्वेश्चन पेपर्स को देखा करो, और उसके वहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम्स, और वो भी बहुत ही मतलब क्लियर नहीं होती है, तो उन डायग्राम्स को भी समझने की अंडरस्टैंडिंग खुद की बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए एट द एंड ऑफ दिस कोर्स
और ड्यूरिंग द कोर्स यू मस्ट विजिट योर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल, क्वेश्चन पेपर्स को भी देखा करो, वहाँ के ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा प्रिंट किया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये डायग्राम मैंने रिक्रिएट किया है। तो वो जो वहां पे जो डायग्राम प्रिंट किया हुआ है ना, उसको भी ठीक से एक बार देख लो, इसका और उसका कंपैरिजन करो, उसमें फर्क है और इसमें फर्क है, सही है। तो वो डायग्राम को भी एक बार देख के हैबिट बना लो कि उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये मैंने शुरू में अच्छा समझाने के लिए क्लियरिटी बढ़ा दिया है। तो देखो मेरा बी तो क्लियर हो गया। बी के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, 9 मीटर इधर जाना पड़ रहा है माइनस जेड की डायरेक्शन में, तो -9 आएगा। कितना आएगा, -9। अब जाएंगे सी की तरफ। सी कहाँ पे भाई, यहाँ पे है। तो ये एक्सजी प्लेन में, देखो सी, ए सी डी और बी ये सारे एक्सजी प्लेन में, तो इनका वाई क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे सी तक की तरफ जाना है तो मैं +x में जा रहा हूं या -x में जा रहा हूं, ऑब्जर्व करो, ओरिजिन से शुरू करना हमेशा। मुझे सी तक पहुंचना है तो +x में जाऊंगा क्या, नहीं जाऊंगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे कितना जाना पड़ेगा, 4 मीटर जाना पड़ेगा, लेकिन ये -4 आएगा क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ माइनस। सो सी के लिए मैं -4 मीटर्स एक्स डायरेक्शन में गया। फिर वहां से मैं जेड डायरेक्शन में आ रहा हूँ, देखो आगे आ रहा हूँ, लेकिन पीछे जा रहा हूँ क्या, जेड में नहीं, आगे आ रहा हूँ। ये लाइन को इसको पैरेलल है, जेड को पैरेलल है, तो मैं आगे जेड में आ रहा हूँ। तो कितना मीटर आ रहा हूँ, 3 मीटर आ रहा हूँ, तब मैं सी तक पहुंच रहा हूँ। तो +3 मीटर में मैंने यहाँ पे जेड का बोला, वाई को ले जा ही रहा हूं मैं, वाई सेकंड वाई होता है हमारा, तो ओरिजिन से ऊपर उठ ही नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कौन से प्लेन में हूं, सी कौन से प्लेन में है, एक्स-जी प्लेन में है, ऊपर है ही नहीं। तो वाई क्या आएगा, उसका 0 आएगा। और फिर जेड मैंने बताया, हम ओरिजिन से आगे आ रहे हैं, देखो आगे कितना आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है, तो ये +3 आएगा। ये हमारा सी हो गया। फिर क्या आ जाएंगे, डी के पास जाएंगे। डी का क्या डायमेंशन आएगा या कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या डी के लिए, हाँ जा रहा है। कितना डिस्टेंस जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, 6 मीटर जा रहा है, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके ऊपर उठ रहे गया, ऊपर नहीं जा रहा है, तो 0 आएगा वाई। तो एक्स कितना हो गया, +6 हो गया, वाई कितना हो गया, 0 हो गया। और फिर सी तक पहुंचने के लिए जेड डायरेक्शन कहाँ पे है, देखो ये जेड डायरेक्शन है, तो ये जेड डायरेक्शन है, तो ये प्लस में जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूँ, जेड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पीछे नहीं जा रहा हूँ, तो माइनस नहीं आएगा, इधर जा रहा हूँ तो प्लस आएगा, तो ये +4 आएगा। इस तरह से मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। ये अगर काम आपने कर दिया करेक्टली तो आपका 95% काम यहीं पे खत्म हो गया। बाकी का आगे का काम जो है, इस प्रॉब्लम का एक बार समझ लिया तो ऐसे 10 प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो आगे का सारे स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। सिर्फ अभी हमें इसको केयरफुली कन्वर्ट करना है वेक्टर्स के फॉर्म में। तो वेक्टर के लिए मैंने क्या पढ़ा है, कितने वेक्टर्स बनेंगे, यहाँ पे 4 फोर्सेस है तो 4 वेक्टर्स बनेंगे। लेकिन इस केस में उन्होंने रिएक्शन पूछा नहीं है, देख लो 4 में से एक दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, पढ़ो। इफ द टेंशन इन द केबल AD इज 252, मतलब क्या दिया है, देखो टेंशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन केबल AD, मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दिया है क्या, नहीं, डायरेक्शन हमें वेक्टर से पता चलता है, तो ये मैग्नीट्यूड दे दिया है, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। तो AD में दे दिया है, ये वाला दे दिया है, तो कौन बचा, AC और AB निकालने को बोला है, और RA भी हम निकाल सकते हैं, तीसरा भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसने निकालने को बोला नहीं है। देखो प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही पूछा है, तो इसे हमें निकालने को बोला नहीं है, लेकिन उसको हम निकले मतलब वो डायग्राम में से हटा नहीं सकते, क्योंकि उसको देख के ही हमें पूरा डायग्राम लिखना पड़ेगा। तो उसको FBD में उसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि RA पूछा नहीं है तो FBD में आपने ड्रॉ नहीं किया, पूछा नहीं है लेकिन FBD में उसको लेना पड़ेगा, FBD तो कभी बदलता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम एक एक वेक्टर का वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो TA से शुरू करते हैं, TAC से, ये कौन है, TAC से मैं शुरू करता हूं। अगर TAB से शुरू करो, TAC से शुरू करो, कोई भी, AB से शुरू करता हूं। चलो TAB का वेक्टर लिख रहा हूं मैं, कैसे लिखते हैं हम, TAB का वेक्टर बार करो या एरो दिखाओ, आपकी मर्जी। तो TAB क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है, TAB का मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर बार नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। फिर क्या करते हैं हम, I निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन कैसे लिखते हैं, वेक्टर AB लिख रहे हैं ना हम, इस डायरेक्शन में एरो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो मतलब C - A या AB लिख रहे हैं, देखो AB यहाँ पे, तो B - A करना पड़ेगा, सही है। तो AB की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में टेंशन है हमारा, तो फाइनल कोऑर्डिनेट इधर है, इनिशियल कोऑर्डिनेट इधर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो एंड पॉइंट्स का B - A करना पड़ेगा, 0 - 0 वैसे भी 0 हो रहा है, तो 0 × I बार हो गया। पूरा लिखना है इसको, 0 इसलिए छोड़ नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट यूज करते हैं, 0 है नहीं तो छोड़ देते हैं, मैं वैसा सजेस्ट नहीं करता हूं। आई सजेस्ट कि आप पूरा IJ के हर वेक्टर का लिखो कंप्लीटली, सो दैट आपका जब समेशन fx fy = 0 करोगे
तो वो गलती नहीं होगा। अब आई का काम हो गया, जे के पास जाओ, मतलब बी माइनस ए, तो 0 माइनस 10 मतलब माइनस 10 होगा, तो माइनस 10 इंटू जे बार, ये हो गया वाई का। माइनस 9 माइनस 0 मतलब माइनस 9 रहेगा, बी माइनस ए माइनस 9 के बार। एंड देन इसके नीचे क्या करते हैं हम, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 होता है, 10 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस भूल जाने का, नीचे जब लिखते हैं नाम तो प्लस माइनस उसको भूल जाने का, सिर्फ 10 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो प्लस ही होगा हमेशा, तो इसलिए 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ब्रैकेट डालो प्रॉपरली और इसको सिंप्लीफाई करो। ये टर्म हर आई जे और के कांस्टेंट को डिवाइड करो और फिर हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा टी ए का, टी ए बी। क्या आएगा पहला कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, 0 डिवाइड बाय 0 इज 0, 0 आए बाहर, आखिर तक उस 0 को कैरी करना है। फिर ये 10 डिवाइड बाय दिस कांस्टेंट कितना आता है, कांस्टेंट पहले निकाल लो, 13.45 ये कांस्टेंट आ रहा है, सो 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय आंसर करूंगा एक्यूरेसी के लिए, तो 0.7433, सो माइनस 0.7433 टाइम्स जे बार, सही है। फिर 9 डिवाइड बाय दिस कांस्टेंट 0.669 माइनस 0.669 के बार। इस तरह से मैंने क्या किया, पहला वेक्टर मैंने फाइंड कर लिया टी ए बी बार। अब सिमिलर प्रोसेस यूज करके आपको क्या करना है, बचे हुए चारों वेक्टर्स को फाइंड करना है, बचे हुए तीनों वेक्टर्स को करो फटाफट। तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट्स अगले पेज पे ले लेता हूं। अब देखो आगे मुझे कुछ डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स यूज करके बचा हुआ काम कर सकता हूं। देखो अब हमारा टी ए बी हो चुका है, अब हम टी ए सी के पास जाएंगे। सो टेंशन इन द केबल ए सी इज व्हाट, टेंशन इन द केबल ए सी का मैग्नीट्यूड, एंड देन सी माइनस 0, सो माइनस 4 इंटू माइनस 0 माइनस 4 आएगा आई बार, सी माइनस ए तो 0 माइनस 10, सो माइनस 10 जे बार, देन 3 माइनस 0 सो प्लस 3 के बार, और इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 3 स्क्वायर 9, ये कांस्टेंट निकालो, 4 डिवाइड करो, 10 को डिवाइड करो, 3 को डिवाइड करो और फाइनल टी ए सी निकालो, करो फटाफट। माइनस 0.358 आई बार, माइनस 0.894 जे बार, प्लस 0.27 के बार। ये मैंने टी ए सी फाइंड कर लिया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अभी टी ए डी फाइंड करेंगे। तो टी ए डी का मैग्नीट्यूड डी माइनस ए 6 माइनस 0, सो 6 आएगा, 6 आई बार, 0 माइनस 10 माइनस 10 के बार जे बार सॉरी, और फिर 4 माइनस 0 4 प्लस 4 के बार, डिवाइड बाय, ये डिवाइड भूल जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, अंडर रूट ऑफ 6 इज 36, 6 का स्क्वायर 100 का 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16, करो कितना आता है, 6 डिवाइड बाय दैट टर्म, फर्स्ट कांस्टेंट आता है टी ए डी टाइम्स, फर्स्ट कांस्टेंट है 6 बाय आंसर 0.49 और 487 टाइम्स आई बार 0.811 जे बार, 0.32 के बार, सही है। और लास्ट वाला वेक्टर हमें भूल जाते हैं, उसको हमें लिखना ही पड़ेगा, वो है हमारा आर ए वेक्टर। तो आर ए वेक्टर क्या आएगा बताओ मुझे, आर ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ से लेके ए तक है ना, वो डाउनवर्ड है, सॉरी अपवर्ड है। तो आर ए देखो कैसे आएगा, ये हमारा ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है कितने, 0 10 0, सही है। और ये हमारा ओ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0, और हमारा आर ए कैसा है, ऊपर है। तो आर ए वेक्टर कैसे आएगा, इज इक्वल टू आर ए का मैग्नीट्यूड इनटू फाइनल माइनस इनिशियल, ऊपर है ना अपवर्ड है, तो ये फाइनल है माइनस इनिशियल, मतलब 0 माइनस 0 0 आए बार, फाइनल 10 10 माइनस 0 सो प्लस 10 जे बार,
और 0 माइनस 0 प्लस 0 के बार डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, तो 10 ही आएगा। सही है, तो 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, आर ए टाइम्स जे बार, बाकी सारी 0 है, सिर्फ J1 रहेगा। देखो ये 0 आए बार प्लस 1 जे बार प्लस 0 के बार। कैसे हुआ, देखो ये 10 है, ये भी 10 आ रहा है, तो 10 डिवाइड बाय 10 1 हो गया। तो ये हम आंख बंद करके भी लिख सकते थे, अगर हमें पता है कि ये y बार, ये जो आ रहे हैं वो y को मैच कर रहा है और प्लस y में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सो प्लस जे बार लिखना है सिर्फ। ऐसा भी करते तो भी चलेगा, इधर आर बार नहीं आएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया, ये आर ए वेक्टर है हमारा। लेकिन यूज करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये रीअरेंज कर लिया मैंने ठीक से। अब देखो हमें क्या करना है, हमें अननोन्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्या है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ जी इक्वल टू 0। तो उनको अप्लाई करेंगे और जो कुछ अननोन है वो निकाल लेंगे। तो अगर मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो क्या आएगा, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारा, ट्रेडिशनली समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स कॉम्पोनेंट डायरेक्ट है नहीं, तो हमें वेक्टर फॉर्म में एक्स कॉम्पोनेंट पता है। देखो अगर किसी वेक्टर का ये वाला, देखो पहला वाला ए बी के लिए देखो आई कॉम्पोनेंट जो होता है ना, वो ये कांस्टेंट, ये वाला, तो ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है, एक्स की डायरेक्शन है ये, जो कि 0 है समझो। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू होती है तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस मैग्नीट्यूड, ये उसका एक्स का डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट हो जाता है। तो अगर मैं समेशन एफ एक्स लिख रहा हूं तो पहले वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट 0 है मेरा, दूसरे वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये उसका कांस्टेंट है, ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो दिस इनटू दिस इज द एक्स कॉम्पोनेंट। सो इफ आई राइट डाउन हियर, पहले वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, पहला वेक्टर कौन सा है, टी ए बी है, जिसका कांस्टेंट क्या है, 0 है। देखो यहाँ पे टी ए बी का कांस्टेंट क्या है, 0 है, तो मैं इस पूरे टर्म को 0 लिख सकता हूँ। फिर सेकंड क्या है, दिस कांस्टेंट इनटू दिस ए सी, सो इसको माइनस कांस्टेंट कितना है 0.358, ये इसका डायरेक्शन दिखाएगा आई डायरेक्शन में इतना, और टी ए सी ये उसकी मैग्नीट्यूड, तो ये वो बन गया उसका AC फोर्स का एक्स डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है। सही है, फिर इसका यहाँ पे देखो एक्स कहाँ पे, ये वाला है 0.487 प्लस में इंटू टी ए डी प्लस 0.487 टाइम्स टी ए डी हो गया तीसरा। और लास्ट वाला आर ए का एक्स में कुछ नहीं है तो 0 आएगा, प्लस 0 टाइम्स आर ए इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, देखो फिर से बताता हूं, समेशन एफ एक्स अप्लाई करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो 4 वेक्टर्स के इक्वेशन में मिले 1 2 3 और ये 4, ये चारों वेक्टर के इक्वेशन में आई की टर्म जो है आई और आई, इनके कांस्टेंट्स को लेके उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके इस तरह से इक्वेशन को बनाना है, जैसे समेशन एफ एक्स। समझ रहे हो, खुद एक बार पॉज करो, ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया है, और सिमिलरली सोचो कि एफ वाई कैसे लिखोगे। उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, ये टर्म तो 0 है, ये चला गया, ये चला गया, तो ये दोनों बचे, दोनों में से एडी पता है, देखो हमें एडी की वैल्यू हमें कितना दिया है, देखो मैग्नीट्यूड दे दिया है 252, सो एडी का मैग्नीट्यूड 252 है, सो माइनस 0.358 टाइम्स टी ए सी प्लस 0.487 इंटू 252 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे टी ए सी मिल जाता है, फाइंड करो कितना है टी ए सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 252 न्यूटन में दिया है तो आंसर न्यूटन में आएगा, 252 किलो न्यूटन में दिया है तो आंसर किलो न्यूटन में आएगा। करो कितना आता है, 343 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 342.8 है मेरा, अराउंड 342 न्यूटन आंसर आएगा। सही है, टी ए सी इस तरह से मिल गया। अब बचा क्या है, हमें टी ए डी तो दिया है, और कौन है, टी ए बी निकालना है। तो ए बी देखो, ए बी निकालना है, तो अब यहाँ पे हमें समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 भी लगा सकता हूँ, समेशन एफ जी इक्वल टू 0 भी लगा सकता हूँ। तो मैं क्या लगाऊंगा, इसको स्मार्टली देखो। अब मैं अगर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाता हूँ तो उसमें आर ए भी आएगा, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैं अगर समेशन एफ जी इक्वल टू 0 लगाता हूँ तो इसमें आर ए नहीं आएगा, तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा टी ए बी मिल जाएगा, डायरेक्ट टी ए बी। देखो करके दिखाता हूँ फिर समझाऊंगा।
अगर मैं समेशन एफ वाई ना लगाते हुए समेशन एफ जी इक्वल टू 0 लगाता हूं तो क्या होगा देखो, ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स के बाद किया। आप एफ वाई लगा के देखो, नहीं मिलेगा आपको आंसर, आपको एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना पड़ेगा, फिर आर ए निकलेगा। तो उससे अच्छा है कि एफ जी निकाल देता हूँ। एफ जी अगर लगाता हूँ तो क्या दिखेगा देखो, पहला वेक्टर को ऑब्जर्व करो, माइनस 0.669 टाइम्स टी ए बी, माइनस क्या इक्वेशन आएगा, माइनस 0.669 टाइम्स टी ए बी, हमें निकालना है टी ए बी। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, टी ए सी का है। टी ए सी का थर्ड टर्म देखो 0.27 लेना पड़ेगा, थर्ड टर्म लेना है। क्या कर रहा हूं मैं, एफ जी लगा रहा हूं, तो थर्ड टर्म मतलब 0.27 टाइम्स टी ए सी, और प्लस में है प्लस 0.27। टी ए सी की वैल्यू मैग्नीट्यूड पता है हमें, ये मैग्नीट्यूड कितना आया है, 342.8 आया है, सो इंटू 342.8, सही है। और फिर क्या है तीसरा टर्म, तीसरा वेक्टर ये वाला है, तो उसका थर्ड टर्म देखो 0.32 टाइम्स टी ए डी प्लस 0.32, और टी ए डी की मैग्नीट्यूड हमें पता है 252 दिया है, 252, प्लस चौथा वेक्टर कौन है, ये वाला टर्म आर ए क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो इसलिए मैंने जेड सिलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे आर ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर मैं एफ वाई यूज करता तो उसमें आर ए भी आता था, तो इक्वेशन में 2 अननोन आ जाते थे, एक स्टेप और बढ़ जाता था। उससे अच्छा है कि यहाँ पे 0 है, तो उसको मैंने ये एफ जी शुरू किया, तो ये 0 हो गया, तो इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। वो 0 लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0 टाइम्स आर ए, सही है। अब पूरे इक्वेशन में क्या है, सिर्फ टी ए बी अननोन है, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। सो टी ए बी आता है 259, 260 जो कुछ आया होगा न्यूटन। तीसरा क्या है, आर ए है, आर ए भी आप निकाल सकते हो, अगर समेशन एफ वाई इक्वल टू लगाओगे आप, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिखो इक्वेशन, उसमें सब कुछ पता है, टी ए बी, टी ए सी और टी ए डी, सब तीनों के इक्वेशन वैल्यू डाल दो, सिर्फ कौन अननोन रहेगा, आर ए अननोन रहेगा, आर ए टाइम्स जे ना, तो 1 टाइम्स आर ए अननोन रहेगा, वो आप निकाल सकते हो, जो कि पूछा नहीं है, पूछा आएगा तो तीसरी कंडीशन अप्लाई करो, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वहां से आर ए निकाल लो। समझ गए बेसिक थीम क्या है पूरे इक्वेशन में। देखो पहला स्टेप क्या है, एक बार समराइज करके देता हूं ब्लैंक पेज पे। पहला थीम क्या है हमारा, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, एक्स वाई जेड, वहां से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टी ए बी, टी ए सी, टी ए डी जो कुछ रहेंगे, और आर ए, नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। उसके लिए क्या करना है, तीनों कांस्टेंट उसके ढूंढने, मतलब क्या, टी ए बी रहेगा और उसके आई जे के रहेंगे। सिमिलरली टी ए बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर रहेंगे, ये इधर मैग्नीट्यूड आएंगे, सही है। ये होने के बाद क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स लगाएंगे इक्वल टू 0, जिसमें क्या करना है, ये वाला आई का कांस्टेंट और ये वाला टी ए बी, इनको मल्टीप्लाई करना है, इधर लेना है। ये वाला आई का कांस्टेंट और ये का टी ए बी, इनको मल्टीप्लाई करना है विथ साइन, उसमें सम करना है। ये वाला कांस्टेंट और ये वाला आई, इनको सम करना है यहाँ पे, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला आई, इनको सम करके इक्वल टू 0 करना है, जो अननोन है निकाल लो। सेकंड टाइम क्या करोगे, ये जे वाले लोगे सारे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 टाइम पे जे वाले ले लो। यहाँ पे कौन से लेने हैं, आई टर्म्स लेने हैं। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 जब करोगे तो क्या करना पड़ेगा, जे के टर्म्स लेंगे, और समेशन एफ जी इक्वल टू 0 जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, के के टर्म्स लेंगे। ये 3 इक्वेशन यूज करो, अननोन फाइंड करो, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सही है। तो होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। देखो क्या है, ट्रांसमिशन टावर इज हेल्ड by 3 gay wires attached to a pin at A and they anchored by bolts at B, C, D. If the tension in the wire AB, तीनों में से कोई भी एक दे दिया है, चारों में से, AB is 630 Newton. Determine the vertical force P exerted by the tower at the pin A. मतलब vertical force P exerted by the tower at the pin A, मतलब RA बोला है उन्होंने निकालने के लिए। क्या बोला है, RA निकालने को बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको सिंप्लीफाई कर देके देता हूँ। पहला काम जो है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके देता हूं। तो बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए कहां पे भाई, ये यहाँ पे ए है, ओरिजिन कहां पे, यहाँ पे नीचे ओरिजिन है,
ए कौन सी डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। वाई के डायरेक्शन में जा रहा है तो जेड भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक्स कितना है, ये वर्टिकल हाइट कितना है, 90 मीटर दिया है, तो ये 90 आ जाएगा। फिर बी देखो क्या है, बी यहाँ पे है, तो ये तो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका जेड वाई एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर नहीं ना, ये एक्स जेड प्लेन में है, तो बी का वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है। एक्स देखो बी तक पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में पीछे जा रहा हूं, देखो माइनस एक्स में जा रहा हूं, कितना डिस्टेंस, -45। सो एक्स कितना आ रहा है, -45 आ रहा है। फिर यहां तक पहुंचूंगा, फिर इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, प्लस में जा रहा हूं, कितना जा रहा हूं, 30 तो प्लस जेड डायरेक्शन में 30 मीटर जाऊंगा, तो बी तक पहुंच जाऊंगा। सही है। फिर मैं इस पाथ को मैं अलग से हाईलाइट करके देता हूं आपको, देखो कैसे मोशन किया मैंने, इधर गया और फिर इधर आया, इधर कितना है 45, इधर कितना है 30 है। सही है। फिर हम पॉइंट सी को देखेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट सी देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में प्लस में जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा 30। सो एक्स डायरेक्शन में प्लस में 30 जा रहा हूं मैं। वाई तो उसका 0 ही आएगा क्योंकि एक्स जेड प्लेन में है, और वहां से फिर यहां तक जाने के बाद इस डायरेक्शन में, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये प्लस जेड है, कितना जा रहा हूँ 65 जा रहा हूँ, सो प्लस 65 आएगा। देन डी के बारे में दिखाओ, डी भी क्या आएगा, वाई 0 ही आएगा क्योंकि एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स क्या आएगा, डी का देखो, ओरिजिन से निकला डी के लिए, तो एक्स में जा रहा हूँ, कितना जा रहा हूँ 20 मीटर जा रहा हूँ, 20, और 20 से फिर माइनस जेड में जा रहा हूँ, देखो सो एक्स कितना आ गया उसका, +20 आ गया, और जेड क्या है, माइनस जा रहा हूँ, देखो कितना जा रहा हूँ 60 माइनस जेड में, सो -60। इस तरह से आपको ये कोऑर्डिनेट्स एक बार फाइंड कर लिए, तो क्या करेंगे आप, चारों इक्वेशंस लिखेंगे, चारों वेक्टर्स फाइंड करो। पहले क्या करोगे, टेंशन इन केबल ए बी का वेक्टर फाइंड करो, टेंशन इन केबल ए सी का वेक्टर फाइंड करो, टेंशन इन केबल ए डी का वेक्टर फाइंड करो, एंड आर ए का वेक्टर फाइंड करो, जिसको उसने पी बोला है। आर ए आपका क्या है, इधर वेक्टर पी है। सही है। तो पी तो सिंपल है, पी क्या आएगा, पी का मैग्नीट्यूड 0 टाइम्स आई बार प्लस जे टाइम्स 1 टाइम्स के बार प्लस 0 टाइम्स के बार, 1 टाइम्स जे बार आता है। सही है। इस तरह से आपको इनके भी तीनों को वेक्टर फाइंड करने हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से चारों वेक्टर्स मिल जाएंगे। फिर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ जी इक्वल टू 0। आप पहले इसको अप्लाई करो, पहले बाद में इसको अप्लाई करो, इधर एफ जी हो, एंड देन फाइनली एफ वाई अप्लाई करो, तो आपको पी मिल जाएगा फाइनली। सही है। सो इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।